अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। तो कैसे रोजे जा रहे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र अच्छे जा रहे हैं सर। चला बेटा, आप फीडबैक देते रहना। स्लाइड आपके साथ शेयर हो रही है? यस सर, स्लाइड शेयर हो रही है। चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सर। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें बहुत सारे एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं। एम्प्लॉइज़ की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ सीनियर मैनेजमेंट में होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में, और कुछ जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो हर तरह के एम्प्लॉइज़ की काम में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है सो दैट दे कैन परफॉर्म द टास्क ईजीली। इन्वॉल्वमेंट बहुत तरह की हो सकती है। हम जब एक एम्प्लॉई को हायर करते हैं तो उसकी कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है। फिर उसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व करके टीम्स बनाते हैं, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या चीज़ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन बनाया गया, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, फिर उसके जो उसने अचीव करना है, जो उसके कस्टमर्स हैं, जो उनको उन्होंने डिलीवर करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट से ग्राउंड लेवल तक बताई जाए, बाकी एम्प्लॉयज़ को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप लेवल इन्वॉल्वमेंट यह है कि जो एम्प्लॉयज़ ग्राउंड लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो अपना वर्किंग प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस ऊपर तक इन्फॉर्म करें। जो काम वो कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अपने इमीडिएट बॉसेस और फिर टॉप मैनेजमेंट तक उसको शेयर करें। तो एम्प्लॉयज़ को हर लेवल के ऊपर इन्वॉल्व करने से एक तो कम्युनिकेशन का गैप रिड्यूस होता है, एम्प्लॉयज़ की आपस में कोहेसिवनेस और पार्टनरशिप इंक्रीज करती है, उनमें जो एक फ्रिक्शन होती है वो कम होती है, और इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में मदद मिलती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इसको समझते जाएंगे। इन केस आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए जो कि उस स्लाइड को समझने में हो तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नोट डाउन कर लें। कोई डिस्कशन हो तो हम एट द एंड ऑफ लेक्चर वो डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे। तो एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट क्या चीज़ है? एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट इज एन अप्रोच टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये एक बड़ा जेनेरिक सी डेफिनेशन है कि एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जापानीज़ ने इसके ऊपर बहुत काम किया। जापानीज़ यूज दिस टेक्निक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी सक्सेसफुली। अब क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, गोल्स शेयरिंग, प्रोसेस शेयरिंग, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी शेयरिंग और रेक्टिफिकेशन, उससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और जब एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो उससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। हम फर्दर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय इन्वॉल्व कैसे होता है, उसकी मोटिवेशन क्या होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक वर्कर काम करता है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है वो काम करे, तो उसको वो काम करने की मोटिवेशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वो मोटिवेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज ऑफ मोटिवेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टू अचीव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अगर मोटिवेशन का
पता होगा कि एक एम्प्लॉय किस लिए काम कर रहा है, तो मैनेजर्स को आसानी होगी उसको प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की और उसकी सजेशंस लेके इम्प्रूवमेंट करने की। देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट मोटिवेशन, फॉलोइंग will be discussed during this lecture. Maslow's hierarchy of needs और हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, दोनों थ्योरीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। दोनों का मकसद एक ही है कि एम्प्लॉय की मोटिवेशंस को डिफाइन करना। एक एम्प्लॉय काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसकी मोटिवेशन क्या होती है, उसकी इंस्पिरेशन क्या है, मोटिव्स क्या हैं, किस लिए वो काम करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, राइट साइड पे ये वाली एक हायरार्की बनी हुई है। इसको अगर आप देखें तो इसमें 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बॉटम से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल, देन सिक्योरिटी, देन सोशल, esteem or self-esteem or self-actualization. These are 5 levels of motivation for an employee to work for an organization. सबसे पहला है सर्वाइवल। एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसकी पहली मोटिवेशन उसका अपना सर्वाइवल और अपनी फैमिली का सर्वाइवल होता है। सबसे पहले वो जो चीज़ ढूंढ रहा होता है वो अपनी बेसिक नीड्स, जिसमें फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली मोटिवेशन किसी भी एम्प्लॉई की काम करने का सर्वाइवल है। जब ये सर्वाइवल वाला स्टेज अटेन हो जाता है तो ये वाली काम करने की ये मोटिवेशन उसकी ख़त्म कर हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट मोटिवेशन आती है सिक्योरिटी। जब पहली मोटिवेशन सेटिस्फाई होती है देन ही थिंक्स ऑफ द सिक्योरिटी। सर्वाइवल के बाद एम्प्लॉय सोचेगा कि उसकी जॉब सिक्योर हो और उसकी लाइफ और उसकी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो। तो ये सेकंड मोटिवेशन है। सर्वाइवल के बाद ही एस्पायर्स हिमसेल्फ थ्रू सिक्योरिटी। थर्ड वन इज द सोशल। जब एक एम्प्लॉय, उसका सर्वाइवल भी है, उसकी जॉब भी सिक्योर है, अच्छा अर्न कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी है, उसकी नीड फिर आती है सोशल होना। अपने दूसरे एम्प्लॉयज़, अपने कोलीग्स के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करना, टीम्स बनाना, इकट्ठे मिलके काम करना, एक दूसरे के साथ अपने काम की और पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करना और उनके सोल्यूशन ढूंढना। दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ नीड और थर्ड लेवल ऑफ मोटिवेशन। जब ये भी अचीव हो जाता है फिर एम्प्लॉई चाहता है सेल्फ एस्टीम, प्राइड, अपने काम की रिकग्निशन, उसने जो काम किया है उसको उसके ऊपर अवार्ड किया जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए। सो ये फोर्थ लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है। तो एम्प्लॉयज़ अपनी पहली 3 नीड्स पूरी करने के बाद सर्वाइवल भी उनका है, उनकी सिक्योरिटी भी है, दे आर नाउ सोशल, फिर उसकी नीड आती है सेल्फ एस्टीम की, कि उसके काम को रिकग्नाइज किया जाए और उसको उसके ऊपर अवार्ड किया जाए। Then there comes the fifth level of motivation, that is self-actualization. Self-actualization basically is to determine your own potential. एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको काम करने में वो किस लेवल तक जा सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, वो अपने आप को उन बाउंड्रीज तक पुश करता है, आई कैन डू अप टू दिस वन। सो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये लास्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है जिसमें जिसको अडॉप्ट करके लोग लीडर्स बनते हैं, मैनेजर्स बनते हैं। तो वो एक्चुअली एक्चुअलाइज करते हैं अपने पोटेंशियल को और फिर उसमें मैक्सिमम तक जाते हैं। तो ये 5 लेवल्स ऑफ मोटिवेशंस हैं किसी भी एम्प्लॉय के काम करने के लिए, और मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को इसकी नॉलेज होना ज़रूरी होता है सो दैट वो एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि उनके काम करने की मोटिवेशन क्या है, उनको उस हिसाब से ट्रीट करे, दे कैन गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दोज वर्कर्स। सो हम इसको एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, दीज आर द बेसिक नीड्स एट वर्क प्लेस। And then security, that is job security, safer work environment and privacy. Then social, your groups, your social areas, your discussions, your problem sharing. And then esteem, that is pride or self-worth, recognition of your work. And then self-actualization, the chances to grow.
तो ये वाली आपकी 5 लेवल ऑफ मोटिवेशन है। ये थे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या मोटिवेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। एक्चुअली इट्स द सेम थिंग एज डिस्क्राइब्ड बाय मैस्लो। इसने उन मोटिवेशंस को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। वन आर द हाइजीन फैक्टर्स एंड अदर्स आर द मोटिवेशन फैक्टर। पहली जो 3 पॉइंट्स हैं जिसमें सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सोशल होना, ये उसने इसकी हाइजीन फैक्टर्स में इंक्लूड किए। कि ये वाले फैक्टर जो हैं ये आपके 3 हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं और लास्ट वाले 2 जिसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो आपके मोटिवेशन फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स में इट इंक्लूड्स योर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पेज और सैलरीज, कंपनी पॉलिसीज जो कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स डिफाइन करती हैं, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, वहाँ पे एर्गोनॉमिक्स कैसी हैं काम करने के लिए, आपकी एनवायरनमेंट किस तरह की है, उसमें सेल्फ सेफ्टी और हेल्थ के बारे में कितना उसमें रूम रखा गया है, रिलेशंस विद अदर्स एंड जॉब सिक्योरिटी। तो ये हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं पहले 3 पॉइंट्स जो कि मैस्लो ने प्रोवाइड किए। तो इसमें अगर कोई चीज़ कम होगी, पेस आपकी कम है, कंपनी पॉलिसीज आपकी अच्छी नहीं है, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, या रिलेशन आप अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर सकते, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ये जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो आपकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी। ये चीज़ें जब आपकी कम होंगी तो आपकी जॉब डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। इसी तरह से जो आपके मोटिवेशन फैक्टर्स हैं जिसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा होंगी तो आपको आपकी काम की रिकग्निशन मिलेगी। सो इट फॉल्स इन द 4th पॉइंट। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ ये आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। रिकग्निशन, आपके काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है, आपको अवार्ड किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं जिससे आप अपनी वर्थ को फील करते हो कि मुझ पे ट्रस्ट किया गया है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम की दी गई है, तो आप सेल्फ वर्थ फील करोगे और उससे आपकी मोटिवेशन होगी। देन अचीवमेंट, आप कोई अचीवमेंट करते हो उसके ऊपर आपको रिकग्नाइज किया जाता है, तो उसके वर्सेस आप में मोटिवेशन पैदा होती है। तो हर्ट्जबर्ग ने उन्हीं 5 पॉइंट्स को इन 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया है। 3 are included in hygiene factors and next 2 are included in the motivation factors. Motivation factors जितने आपके ज़्यादा होंगे उतनी आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। ये दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन, जिसमें पिरामिड में आप देख रहे हो कि 5 पॉइंट्स ऑफ मैस्लोज और राइट साइड पे आप 2 फैक्टर्स ऑफ हर्ट्जबर्ग देख रहे हो। तो इसमें पहले जो 3 हैं उनको हाइजीन फैक्टर्स कहा गया है और जो आखिरी 2 हैं उनको मोटिवेटर्स या मोटिवेशन फैक्टर्स कहा गया है। पहले 3 जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। फिर आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी आती है, देन योर बिलोंगिंग एंड लव और बीइंग सोशल आता है। तो ये हाइजीन फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो कि 3rd फैक्टर में आता है, बिलोंगिंग एंड लव। बहुत सारी होती हैं, जैसे हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़ हैं, या इंश्योरेंस है, कस्टमर्स को पेंशन दी जाती है। ये कंपनी की पॉलिसीज़ हैं जो कि आपकी कहने के सिक्योरिटी में या जॉब की सेटिस्फेक्शन में आता है। सैलरीज आपकी बेसिक नीड में आता है। वर्किंग कंडीशंस हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें आपका ये फॉल करता है। तो ये सारे हाइजीन फैक्टर्स हैं जो कि हर्ट्जबर्ग ने पेश किए। देन योर मोटिवेशन फैक्टर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आपको आपके काम की रिकग्निशन मिले, आपको उसका प्राइड फील होता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ फील होती है। पहले जो हाइजीन फैक्टर हैं वो जब आपके फुलफिल होते हैं तो आप फिर नेक्स्ट 2 फैक्टर्स के लिए जाते हो जिसमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। इसमें अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ कि आप खुद से किसी काम को करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और खुद को रिकग्नाइज करते हुए एडवांस करो, आगे बढ़ो। एम्प्लॉय वांट्स, एम्प्लॉय वांट्स एंड मैनेजर परसेप्शंस।
टेबल में एक सर्वे के रिजल्ट्स लिखे हुए, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि काम करने के लिए एक एम्प्लॉई की वांट्स क्या हो सकती हैं। एम्प्लॉई कहता है इंटरेस्टिंग वर्क हो, काम की अप्रिसिएशन मिले, उसको इन्वॉल्व किया जाए प्रोसेसेस में, ऑब्जेक्टिव्स में, कंपनी पॉलिसीज़ में, जॉब उसकी सिक्योर हो, उसको अच्छी पे मिल रही हो, प्रमोशन उसकी हो रही हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हों, लॉयल्टी टू एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, हेल्प विद पर्सनल प्रॉब्लम्स और टेक्निकल डिसिप्लिन। अब इसमें पहला कॉलम एम्प्लॉय रेटिंग का है और फिर मैनेजर्स परसेप्शन है एम्प्लॉय के बारे में। फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग वर्क, एम्प्लॉय खुद को समझता है, ये इंटरनेशनल सर्वे है, तो एम्प्लॉय खुद को समझता है कि पहले नंबर पे उसके लिए है उसका वर्क इंटरेस्टिंग हो, जबकि मैनेजर ये सोचता है कि एम्प्लॉय इंटरेस्टिंग वर्क को 5वें नंबर पे रखता है। ये एक डिफरेंस है जो कि एम्प्लॉय जो खुद को फैक्टर्स को रेट करता है और जो मैनेजर की परसेप्शन है कि एम्प्लॉय उसको कहाँ पे रेट करता है। एप्रिसिएशन, एम्प्लॉय उसको दूसरे नंबर पे रखता है जबकि मैनेजर सोचता है कि ये 8वें नंबर पे है। इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क तीसरे पे, जबकि मैनेजर सोचता है कि ये 10वें नंबर पे। इस तरह जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय खुद को सोचता है कि वो चौथे नंबर पे है उसके लिए, जबकि मैनेजर इसको दूसरे नंबर पे रखता है। गुड पे 5वें पे, मैनेजर के जहन में ये है पहले नंबर पे। सो एंड सो फोर्थ इन वाले। अब इसमें अगर हम रिवर्स करके देखें तो पहले 3 जो मैनेजर सोचता है, गुड पे, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन और ग्रोथ। विद इन पाकिस्तान अगर हम अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में अगर देखें तो ये वाली हायरार्की ही चलती है जो कि मैनेजर की अपनी परसेप्शन, जबकि इंटरनेशनली ये चीज़ इस तरह से नहीं है। इंटरनेशनली वर्क का इंटरेस्टिंग होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। सो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम कहाँ पे लाई करते हैं। तो इंटरनेशनली अगर वर्क इंटरेस्टिंग हो तो एम्प्लॉय उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, दूसरे नंबर पे उसको एप्रिसिएशन, तीसरे पे उसको इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जबकि मैनेजर ये सोचता है कि उसको पहले नंबर पे गुड पे, दूसरे नंबर पे जॉब सिक्योरिटी और तीसरे नंबर पे प्रमोशन या ग्रोथ ऑफ हिज वर्क चाहिए। व्हाट मेक्स अ कंपनी अट्रैक्टिव, यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स एनलिस्ट किए गए हैं। उन फैक्टर्स के बारे में बहुत सारे एम्प्लॉयज से सर्वे किया गया है, तो उसके जो रिस्पॉन्स आए हैं, जैसे ये 8-10, उनमें से कितनों ने कहा है कि ये वाला फैक्टर, कितने परसेंट ने कहा है कि ये वाला फैक्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है किसी कंपनी की अट्रैक्शन में। जैसे कि चांस टू वर्क विद अ वेल नोन पर्सन, तो वेल नोन मैनेजर है, कहा जाता है कि बहुत जल्दी एक्सेल किया है, बहुत प्रोग्रेस की है, तो सिर्फ 8% एम्प्लॉयज़ ने कहा है कि ये कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता है। देन ग्लोबल और रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कितनी दी जाती हैं? ओनली 10% ऑफ द पीपल अग्रीड के अगर हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ तो वी आर इन फॉर दिस वन। एनेबल शिफ्टिंग टू अ न्यू फंक्शनल रोल, न्यू फंक्शनल रोल वैसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, फिर आपको दूसरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आप पहले प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, फिर आपको क्वालिटी में काम करने दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे कामों में लगाया जाता है। इससे आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। तो 13% ने कहा है कि ये वाला रोल इम्पोर्टेंट है अगर आपको क्रॉस फंक्शनल रोल्स दिए जाएँ। कंपनी ब्रांड, कंपनी को अट्रैक्टिव बनाने में कितना इंपॉर्टेंट है? 35%। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? 39%। वर्क एनवायरनमेंट और कल्चर अगर अच्छा है तो 53%। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, जिसमें आपकी सैलरीज आ जाती हैं, बोनसेस आ जाते हैं या टाइम टू टाइम आपको कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो आ जाते हैं 58%। हायर जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप एक काम कर रहे हो उससे अगले काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, तो यू फील कि आपकी उसमें प्रमोशंस हैं, आपको नेक्स्ट कैडर का काम असाइन किया जाता है, तो कंपनी थिंक्स कि आपको नेक्स्ट में प्रमोट किया जाना है। तो 65%, द मोस्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स
responded for higher job related responsibilities. अचीविंग अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, अब अपनी वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नो योर सेल्फ। आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें अपनी जॉब के हवाले से। आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, और एम्प्लॉयज़ से आप कौन सा काम ले सकते हैं। नो योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन नो योर एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करें, उनके मोटिवेशन लेवल कौन सा है, वो किस मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं। लिसन मोर एंड स्पीक लेस। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग्स करें तो उनको सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, अंडरस्टैंड फ्रॉम देम के ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि जेन्युइन आइडियाज़ हमेशा आपके गैम्बा लेवल या ग्राउंड फ्लोर से आपको मिलते हैं। जो एम्प्लॉयज़ अपने हाथ से काम कर रहे होते हैं वो आपको राइट आइडिया दे सकते हैं, उनको सुने एंड देन मेक गुड प्रोसेसेस। आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें, ऐसी चेंजेस लेके आएं जिससे वो वाले आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो। देन एस्टेब्लिश अ पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज़। जब उनके साथ आप मिलें, उनके साथ मीटिंग करें तो कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आप उनको लिसन कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनके काम के हवाले से आप सेंसिटिव हैं। शेयर द गोल्स एंड इंफॉर्मेशन। जो एम्प्लॉयज़ या अपनी टीम को आप वर्क असाइन करते हैं उस काम के ऑब्जेक्टिव्स और जो कंपनी के गोल्स हैं उनके साथ शेयर करें। जो भी इंफॉर्मेशन है कि आपके कौन से ब्रांड्स के लिए आप काम कर रहे हो या कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना इस पर प्रॉफिट आया है, ये चीज़ें आप उनके साथ शेयर करें। इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है अपने काम के लिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। देन मॉनिटर द प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस रिव्यू। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेट करने का, कि उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, टाइम टू टाइम ये ऑब्जर्व करते रहें कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की जा रही है। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉइज़ को उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, उनके रोल्स बताएं, ये काम करने हैं और वो फैक्चुअल हों। उसकी बेस के ऊपर एक परफॉर्मा डेवलप करें जिसमें उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिखे हुए हों कि ये काम करेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। फिर उसकी रेटिंग करें। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है हर सेमेस्टर के बाद। आपको असेस किया जाता है और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। इसी तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना के फिर उसको रेट करते हो कि ये कहाँ पे लाई करते हो, फिर उसको बताते हो सो दैट ही कैन वर्क बेटर एंड डेवलप इंटरेस्टिंग वर्क, जॉब रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। काम को इंटरेस्टिंग बनाएं, जॉब रोटेशन करें। एक वर्कर एक तरह का काम कर रहा है, फिर कुछ अर्से बाद उसको दूसरे तरह का काम असाइन करें। एक तरह का काम करते करते इट बिकम्स बोरिंग, मोनोटोनस रूटीन से एम्प्लॉयज़ बोर हो जाते हैं और वो मोटिवेटेड नहीं रहते। एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। एनलार्जमेंट क्या चीज़ है कि आप एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी जाती है। या कह लें कि आप फ्यूअर नंबर ऑफ मशीन्स पे काम कर रहे हो, फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन्स या ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपकी टीम में दे दिए जाते हैं। दिस इज़ एनलार्जमेंट ऑफ योर वर्क। और एनरिचमेंट क्या चीज़ है कि आप एक ही काम कर रहे हो, उसी काम की आपको फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, जिसमें आप कह लें कि एक एक लेवल ऑफ वर्क आपका इंक्रीज कर जाता है। पहले आप क्वालिटी की रिपोर्ट्स सिर्फ पढ़ते थे, उसका एनालिसिस मैनेजमेंट को सेंड करते थे। अब आप उस क्वालिटी की रिपोर्ट्स बना के उसका एनालिसिस खुद से करते हो और खुद डिसीजन भी खुद से कर रहे होते। दिस इज एनरिचमेंट ऑफ योर जॉब। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर एम्प्लॉइज, क्लियर एंड कंसाइज एंड टाइमली। तो जो भी आप कंपनी की पॉलिसीज़ हों, जो नई कोई वर्क प्रोसीजर आ रहा है तो उसको टाइमली और बड़े क्लियर वे में अपने एम्प्लॉइज़ को कम्युनिकेट करें। एंड सेलिब्रेट सक्सेस, रिकग्नाइज एम्प्लॉइज अचीवमेंट्स।
कोई भी एम्प्लॉई अगर सक्सेस अचीव करता है तो उसको उनके साथ मिलके सेलिब्रेट करें, इससे आपका एम्प्लॉई मोटिवेटेड होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप अपनी टीम को, अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। एम्प्लॉइज सर्वे, एम्प्लॉइज सर्वे क्यों किए जाते हैं? To empower the employees, it is necessary to know the current state of their empowerment. एम्पावरमेंट क्या चीज़ है? हम एम्प्लॉइज़ को उनकी डोमेन्स में इख्तियार दें कि वो कोई डिसीजन कर सकते हैं या कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो एम्पावरमेंट करने, एम्प्लॉइज़ को अथॉरिटी देने से पहले उनकी करंट स्टेट जानना ज़रूरी होता है, उसके लिए सर्वेज किए जाते हैं। तो सर्वेज हेल्प द मैनेजर्स टू नो द करंट स्टेट ऑफ द एम्प्लॉइज़, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स कि एम्प्लॉइज़ चाहते क्या हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, वो कहाँ तक काम कर सकते हैं। मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो एम्पावरमेंट करनी है, जो उनको आपने अथॉरिटी देनी है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, सर्वे से आपको उसका आइडिया होता है। आइडेंटिफाई नीडेड इम्प्रूवमेंट्स, जो इम्प्रूवमेंट्स फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग है, उनको एजुकेट करना है, उनको लिटरेचर पढ़ने के लिए देना है, तो वो अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं आप सर्विस के थ्रू। इंक्रीज कम्युनिकेशन, और सर्विस के थ्रू आप कम्युनिकेशन को इंक्रीज करते हैं। An organization should not plan a survey until the managers are ready to use its results. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सर्वेस किए जाते हैं, एम्प्लॉइज से उनकी ओपिनियंस ली जाती हैं, क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, या वो वर्किंग प्रोसीजर में क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं। तो तब तक आप सर्वे नहीं करेंगे जब तक उसके रिजल्ट्स को आप यूज़ नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा डिमोटिवेशन फैक्टर होता है एम्प्लॉइज़ के लिए कि एक सर्वे कर लिया गया है, देन दे कम्युनिकेट विद इन ईच अदर, एक दूसरे को वो बताते हैं कि मैंने ये रिस्पॉन्स किया है, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं अब इसके ऊपर कोई ना कोई काम किया जाएगा। जब वो काम नहीं किया जाता, उन रिजल्ट्स को यूज़ नहीं किया जाता, तो एम्प्लॉइज़ में डिमोटिवेशन आती है। तो सर्वे तब आपने करने हैं जब आप उसके एक्चुअली आप उसके रिजल्ट्स को यूज़ भी करेंगे। सर्वेज कैसे किए जाते हैं? इसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने सर्वे करने के लिए टीम बनानी है, फिर सर्वे को डेवलप करना है, उसके क्वेश्चंस डेवलप करने हैं, द थर्ड वन कंडक्ट करना है सर्वेज को, और फाइनली आपने एनालिसिस करना है और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज टीम क्रिएशन, जो क्वालिटी काउंसिल सर्वे टीम डेवलप करती है, जो कि मल्टी फंक्शनल होती है। क्वालिटी काउंसिल विल क्रिएट अ मल्टी फंक्शनल टीम। मल्टी फंक्शनल मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसमें लोग इंक्लूड किए जाएंगे, सो दैट कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चनियर डेवलप किया जा सके। द टीम विल डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस एंड प्लान टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स। तो सर्वे करने के लिए सर्वे के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो टीम उनको आइडेंटिफाई करेगी, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने उससे अचीव करने हैं। तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, उसके करेक्टिव एक्शंस लेंगे, और जो रिजल्ट्स उनके पास उस सर्वे के थ्रू आएंगे वो कम्युनिकेट करेंगे सारी टीम को। द सेकंड स्टेप इज सर्वे और क्वेश्चनर डेवलपमेंट। जैसे मोस्ट ऑफ द सर्वेज क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं या मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आप से एक सर्वे लिया जाता है टीचर असेसमेंट के लिए एट द एंड ऑफ योर कोर्स, तो आप उसमें अपनी ओपिनियन देते हो, वो थ्रू आपकी अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट उससे होता है। जबकि कुछ सर्वेज ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे आपकी इंटर्नशिप का सर्वे किया जाता है कि आपने किस तरह की इंटर्नशिप की है, तो इस तरह के सर्वे डेवलप किए जाते हैं। तो इन सर्वेज को एंटायर पॉपुलेशन के लिए डेवलप किया जा सकता है, या उसमें से कुछ सैंपल पीपल दिए जाते हैं कि वो सर्वे के रिजल्ट्स को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये देखना है कि सर्वे क्वेश्चनर डेवलप करने के बाद वो सबसे करना है या कुछ लोगों से करना है। देन उसका पायलट टेस्ट किया जाता है, जो सिलेक्टेड लोग हैं या पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को वो सर्वे दे के कंप्लीट करवाया जाता है। तो उसको फिर दोबारा से फाइन ट्यून किया जाता है। उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं सर्वेज में, वो सर्वे कंडक्ट करते वक्त जो पायलट टेस्ट है उसमें आपको पता चल जाता है, फिर आप उसमें चेंजेस करते हैं। सर्वे में मोस्टली पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट स्टाइल, जॉब एटीट्यूड, वर्क ऑटोनॉमी, इन चीज़ों के बारे में
इसके क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं। द थर्ड फेज इज कंडक्टिंग द सर्वे। कैसे आप लोगों को, एम्प्लॉइज को पर्पस एंड स्केड्यूल कम्युनिकेट करें। कोई एक्सटर्नल टीम उसको कंडक्ट करने के लिए हायर की जा सकती है अगर सर्वे बहुत बड़ा है। एंड एनोनिमिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। जिन एम्प्लॉइज से सर्वे किए जाते हैं उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाता है, उनके नाम, उनके जो आइडेंटिटी है वो नहीं बताई जाती, सो दैट रिजल्ट्स जो हैं सिर्फ उनको यूज़ किया जा सके विदाउट एनी टारगेट कि किसने क्या कहा था तो उसको बैठ के समझाया जाए या कुछ किया जाए, ऐसे नहीं होता। वो सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर फोकस होते हैं। द फोर्थ वन इज डिटरमिन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। सर्वेज जो कंडक्ट किए गए हैं उनका एनालिसिस किया जाए और उसमें से वो पॉइंट्स निकाले जाएं जिनके थ्रू वर्क प्रोसीजर्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स आर डिफाइंड। तो इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी बाउंड्रीज को भी डिफाइन किया जाता है और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हमने थोड़ा सा भी पिछली स्लाइड में, उससे पिछली में डिस्कस किया था। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है क्या चीज़? काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है जिसको हम डिसइंटीग्रेट करके अंडरस्टैंड करेंगे। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट है इन विच पीपल हैव द एबिलिटी, द कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप वो कॉन्फिडेंटली लेंगे? टू इम्प्रूव द प्रोसेस and initiate the necessary steps to satisfy the customer requirements within well-defined boundaries in order to achieve organizational goals. Ultimately, achievement of organizational goals है, इसलिए हम एम्प्लॉइज को एम्पावर करते हैं। तो हम उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो कैपेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और कमिटेड होते हैं कि वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लें जिससे प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो और वो कुछ ऐसे स्टेप खुद से ले सकें जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। और वो स्टेप अपनी डिफाइंड बाउंड्रीज, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं उसकी जो लिमिट्स हैं डिसीजन लेने की, उसमें रहते हुए वो उसमें काम करें। सो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। सो लेट्स रीड इट वंस मोर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अगेन। इट्स एन एनवायरनमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। इट्स एन एनवायरनमेंट in which people have the ability, the confidence, and the commitment to take the responsibility and ownership to improve the process and initiate the necessary steps to satisfy the customer requirements within well-defined boundaries in order to achieve organizational goals. Three conditions are necessary to create the empowered environment. The तीन conditions are very simple. Everyone must understand the need for change. The system needs to change to the new paradigm. The organization must enable its employees. Regarding information, education and scale, tools for change and dynamic strategy. With the passage of time, किसी भी organization के processes और उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है, तो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। तो एम्प्लॉइज़ के थ्रू ही वो चेंजेस लाई जा सकती हैं प्रोसेस में या टेक्नोलॉजी में। तो उसके लिए एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड द नीड फॉर चेंज। तो एम्प्लॉइज़ को पहले से एजुकेट किया हो, उनको बताया हो कि ज़रूरत होती है चेंज की, तो वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे और वो चेंज लेके आएंगे। द सिस्टम नीड्स टू चेंज टू द न्यू पैराडाइम। इस सिस्टम ने एक टाइम पे न्यू पैराडाइम पे शिफ्ट होना है। एक टाइम पे एक जो टेक्नोलॉजी, एक तरह के प्रोसेस जो यूज़ होते थे वो रिक्वायरमेंट चेंज होने पे चेंज होंगे। और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज़ को इनेबल करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और स्किल सिखानी चाहिए। चेंज के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की डायनामिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि चेंज इज़ नेसेसरी। इससे एम्प्लॉई एम्पावर्ड फील करता है। यहाँ तक जो पढ़ा है आपको दी गई बुक पेज 75 to 81, यहाँ तक आपने रीड करना।
यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज टीम्स। टीम का नाम सुनते हुए आपके जहन में बहुत सारी टीम्स आ जाती हैं। लेट्स डिस्कस ए फ्यू ऑफ देम। फॉर एग्जांपल, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसकी टीम बनाते हो, क्रिकेट खेलते हो तो उसकी टीम बनाते हो। उस टीम को ज़रा देखें तो हम किस लिए बनाते हैं। उसमें कोई बैटिंग अच्छी करता है, कोई बॉलिंग, कोई विकेट कीपिंग अच्छी करता है, फील्डिंग अच्छी होती है। तो डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटीज़ को इकट्ठा करके हम मैच खेलने जाते हैं ताकि हम वो मैच जीत सकें। तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के लोगों को इकट्ठा करके उनको उनकी टीम बनाई जाती है। क्योंकि एक जो मेंबर है, एक जो एम्प्लॉई है, वो सारे काम नहीं कर सकता। उसकी कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं होती जितनी सारी टीम की मिलके होती। तो टीम होती क्या है और उसके पर्पस क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। ये बनाई कैसे जाती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं, स्पिनिंग की टेक्निकल सोसाइटी है वो बनी हुई, तो उसकी एक टीम बनाई गई है। तो उस टीम में कुछ की मैनेजमेंट स्किल अच्छी होंगी, कोई कम्युनिकेशन अच्छी करता होगा, कोई डाटा कीपिंग अच्छी करता होगा, किसी के रिलेशनशिप्स इन इंडस्ट्री वो अच्छे होंगे। तो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ को इकट्ठा किया जाता है। पर्पस क्या है उसका, एक ऑब्जेक्टिव या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उन्होंने स्पिनिंग के टेक्निकल डोमेन के अंदर यूनिवर्सिटी में रहते हुए या इंडस्ट्री में रहते हुए कुछ काम करना है। सो आपको एक कॉन्सेप्ट सा डेवलप हो गया होगा, टीम्स होती हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। A team is defined as a group of people working together to achieve common objectives and goals. तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने इकट्ठा काम करना है जिससे कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव किए जाएंगे। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। किस तरह के गोल्स हो सकते हैं? टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए टीम बना दी। धरना हो रहा है मुल्क में, एहतजाज हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बना दी। इम्प्रूव द प्रोसेस, कोई प्रोसेस इम्प्रूव करना है, ऑलरेडी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रही है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए टीम बना देगी। प्लान है ट्रेनिंग और ऑडिट अ प्रोसेस। तो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हो सकते हैं टीम्स के। वाई टीम वर्क, हमें टीम वर्क रिक्वायर क्यों होता है? चंद एक बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है। टीम्स वर्क बिकॉज मैनी हेड्स आर मोर नॉलेजेबल देन वन। जब एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा जहन इकट्ठे होते हैं तो उनका नॉलेज एक बंदे के नॉलेज से ज़्यादा होता है, इसलिए हम टीम बनाते हैं। ईच मेंबर हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी दैट कैन बी यूज। तो सब में सारी एबिलिटीज़ नहीं होती, कोई किसी काम में ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा उसके अंदर स्किल्स होती हैं, तो उन स्किल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसेस आर टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बाय अ सिंगल पर्सन। क्योंकि एक बंदा सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को अगर नहीं समझ सकता तो उन समझने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टीम बनाई जाती है। सेकंड, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल मेंबर्स। हमने कहीं किसी लेक्चर में पढ़ा था कि इकट्ठे मिलके जो काम करते हैं उसका जो आउटपुट आता है वो ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि अकेले अकेले काम करें और उनके आउटपुट को सम किया जाए। सो द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल मेंबर्स। थर्ड, टीम मेंबर्स डेवलप अ रेपर्ट with each other that help them to do better job. Rapport means एक cohesiveness, understanding, एक दूसरे के काम को समझना और किस वक्त पे उस किसी बंदे के काम करने का स्टाइल क्या है और उससे क्या आउटपुट आएगा, और फिर उसके बाद दूसरे बंदे का उस आउटपुट को यूज़ करना। तो इससे एक रेपर्ट, एक कोहेसिवनेस, एक क्लोजनेस डेवलप होती है जिससे जॉब बेटर होती है। फाइनली इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और टीम बनाने से कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है। टाइप्स ऑफ टीम्स मेनली 4 तरह की होती हैं टीम्स। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, नेचुरल वर्क टीम्स, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज वर्क टीम। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, किसी कोई एक प्रोसेस डिफेक्टिव चल रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी टीम बनाई गई। क्रॉस फंक्शनल टीम्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के आपस में इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए टीम्स बनाई जाती हैं। नेचुरल वर्क टीम्स, जो कि
ऑलरेडी बेसिक वर्क असाइन किया जाता है। जैसे एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके कार्ड की प्रोडक्शन है, तो उसमें कुछ एम्प्लॉइज़ को हायर किया गया, तो वो वही काम करेंगे। वो नेचुरल वर्क टीम्स है। सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, कुछ लोग होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव के लिए खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं कि वो वाला काम वो करते हैं। जैसे पॉलिटिकल टीम्स बनती हैं, तो वो किसी विजन को सर्व करने के लिए खुद से ही फॉर्म हो जाती हैं। दोज आर सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स। टीम मेंबर्स किसी भी एक टीम के जनरली, नॉट लिमिटेड टू दिस वन, बट जनरली ये वाले टीम मेंबर्स होते हैं। इसमें एक टीम लीडर होता है, फैसिलिटेटर होता है, रिकॉर्डर, टाइम कीपर और देन टीम मेंबर्स होते हैं। लीडर को सिलेक्ट कौन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टीम लीडर इज सिलेक्टेड बाय द क्वालिटी काउंसिल। अगर क्रिकेट टीम है तो एक सिलेक्शन कमेटी है जो कि क्वालिटीज़ को देखती है, परफॉर्मेंसेस को देखती है। उन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करती है। अगर टेक्निकल टीम है, यहाँ पे टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं, तो उसका लीडर यहाँ पे जो एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट या कन्वीनर ऑफ द सोसाइटी या जो टेक्निकल लोग होते हैं वो मिलके चूज़ करते हैं, जो कि उसमें क्वालिटीज़ को असेस करते हैं और उसकी बेस पे उसकी सिलेक्शन। लीडर करता क्या है? स्मूथ एंड इफेक्टिव ऑपरेशन, एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, जितने भी हैं, सर्व्स एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट। टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके साथ आके कम्युनिकेट करें, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सजेशन हो उसको बताएं और फिर वो सारे इम्प्लीमेंट करें। सो ही सर्व्स एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सजेस्टेड चेंजेस, जो कि उस चेंजेस सजेस्ट हुई हैं उस टीम में, उस प्रोसेस में, वो उसको इम्प्लीमेंट करें। मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, organize the meetings and ensure that the decisions are made by the consensus। कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सब की ओपिनियन लेके कंसेंसस डेवलप करके वो डिसीजंस कर रहा हूँ। ये टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फैसिलिटेटर, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय द कन्वीनर। फैसिलिटेटर मेनली वर्क नहीं कर रहा होता, टीम वर्क कर रही होती है। फैसिलिटेटर टीम में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। टीम को जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से लेके देता है, और ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव्स टीम से रिक्वायर होते हैं वो टीम को कम्युनिकेट करता है और उनको उसके अकॉर्डिंग गाइड करता है, एजुकेट करता है। So facilitator is selected by the quality council. He or she is not part of the team but a neutral member and supports the team leader. Observes the decision making processes, के वो प्रोसेस ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो या उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, कीप द टीम ऑन ट्रैक। तो उनको देखता रहता है कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसी पे टीम्स हैं या उसे वे कर रही हैं, तो उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन देता रहता है। रिकॉर्डर, टीम लीडर उसको सिलेक्ट करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिकॉर्डर ने क्या करना होता है, उसने जितनी भी टीम के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। टाइम कीपर ने स्केड्यूल्स बनाने होते हैं, टाइम का हिसाब रखना होता है कि इस टाइम पे ये मीटिंग है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है। और टीम मेंबर्स, जो कोर टीम मेंबर्स होते हैं, उनके उनके जो काम होते हैं, जैसे आपने सोसाइटी बना ली है तो आप कुछ रोल्स डिफाइन कर देते हो फाइनल और थर्ड ईयर में, बाकी जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए अपने साथ रखते हैं, वो आपके टीम मेंबर्स होते हैं। ऑर्डर को टीम लीडर सेलेक्ट करता है एंड ही मे बी रोटेटेड टाइम टू टाइम, चेंज भी किया जा सकता है। काम क्या करता है? डॉक्यूमेंट्स द इश्यूज रेज्ड, आइडियाज, एक्शंस टेकन, डिसीजंस एंड फ्यूचर एजेंडा आइटम्स। तो जो भी टीम में काम हो रहे होते हैं वो उनको डॉक्यूमेंट करता है। एंड प्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट्स टू द टीम फॉर द रिव्यू ड्यूरिंग मीटिंग। जब कभी इसकी मीटिंग बुलाई जाए तो उसने जो रिकॉर्ड रखा होता है वो उस मीटिंग में प्रेजेंट करता है। टाइम कीपर इज सिलेक्टेड बाय द टीम लीडर, उसकी चेंज भी किया जा सकता है। एंड ही मॉनिटर्स द टाइमलाइन ऑफ डिफरेंट एक्शंस आइटम्स एंड द प्रोजेक्ट। तो वो देखता है कि जो उसको काम असाइन किए गए हैं वो टाइम पे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, स्केड्यूल्स क्या हैं, उसके मुताबिक मीटिंग का टाइम्स क्या हैं, वो उसकी कम्युनिकेशन। ये टाइम कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टीम मेंबर उसको किस तरह का होनी चाहिए, उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सिलेक्टेड बाय द क्वालिटी काउंसिल और टीम लीडर, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है टीम मेंबर। जैसे आपकी टेक्निकल सोसाइटीज़ हैं तो आपके कह लें कि टीम लीडर या प्रेसिडेंट्स वो उनको
सिलेक्ट कर रहे होते हैं विद द ओपिनियन ऑफ कन्वीनर। शेयर्स नॉलेज, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीम मेंबर की, वो अपना नॉलेज शेयर करेगा, एक्सपर्टीज, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड लेवल पे उसने ऑब्जर्व किए होंगे। ही विल नॉट क्रिटिसाइज, या करेगा भी तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेगा। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, लिसन टू अदर्स केयरफुली, ask questions, trusts and supports other team members, encourages others, gives honest and sincere appreciation। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं टीम मेंबर की। बाकी जो उसके कोर टेक्निकल काम होंगे वो इनके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी होंगे। बैरियर्स टू टीम प्रोग्रेस, अगर एक टीम प्रोग्रेस नहीं करती तो उसमें कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनसफिशिएंट ट्रेनिंग रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और प्लानिंग। टीम की ट्रेनिंग की इन चीज़ों में की गई। इनकम्पैटिबल रिवार्ड्स एंड कंपनसेशन, उनको रिवॉर्ड नहीं किया गया, उनको कंपनसेट नहीं किया गया। आई रिमेंबर कि एक टाइम पे एक टीम मेंबर ने मुझे आके बताया था टेक्निकल सोसाइटी के कि हमें इनकरेज नहीं किया जाता, हमें रिवॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द बैरियर्स टू टीम प्रोग्रेस। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर रेजिस्टेंस, एक टीम बनती है, उस टीम के आगे मुख्तलिफ डिवीजन्स हो जाती हैं, हर डिवीजन का एक एक सुपरवाइजर आप लगा देते हैं। वो सुपरवाइजर जो है वो रेजिस्ट करता है मेंबर्स को अपनी सजेशंस देने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इनको सारा बताया नहीं जाता किस लिए हम काम कर रहे हैं। लैक ऑफ यूनियन सपोर्ट, प्रोजेक्ट स्कोप इज टू लार्ज कि उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। नो क्लियर मेजर्स ऑफ सक्सेस, बताया नहीं जाता कि क्या करेंगे तो सक्सेस हो जाएगी। नो टाइम टू डू इम्प्रूवमेंट वर्क एंड टीम इज टू लार्ज, बहुत बड़ी टीम है जिसको उस कैपेबिलिटी में रहते हुए मैनेज नहीं किया जा सकता। ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि टीम की प्रोग्रेस में हिंडर कर सकते हैं। गेन शेयरिंग, कंपनी जो अर्न करती है, जो रिप्यूट गेन करती है, या कोई भी उसका कह लें कि डिलीवरेबल है, उसको एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना। उसमें फाइनेंशियल रिवार्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम, ये दोनों ही आते हैं कि आप उनको फाइनेंशियली रिवार्ड करो या उनकी एफर्ट को रिकग्नाइज करो। इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग, लाजमी नहीं कि उनको प्रॉफिट देना, उनको रिवार्ड करना है, उनको रिकग्नाइज करना। ये एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, बहुत सिंपल सी। एक कंपनी की पोटेंशियल इनकम है 50,000 और आप उसमें लेबर कॉस्ट रख देते हो 30%, तो वो निकलेगी 15,000, जबकि एक्चुअली जो टीम की कॉस्ट आती है वो 12,000 है। लेकिन आप 15,000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर या लेबर के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, उनको देते हो, तो उसमें से 3,000 जो है वो उनका गेन है। मीन्स कॉस्ट 12,000 आ रही है और 15,000 आप असाइन करते हो, तो 3,000 उसका गेन है। तो ये परसेंटेज ऑफ गेन उनके साथ इस तरह से शेयर की जाती है। तो इसमें हो सकता है कि जो आपकी लेबर है 12,000 आप उनको उनकी कॉस्ट बेयर करके उनको सैलरीज सारा कुछ दे के, बाकी जो 3,000 उसके ऊपर वाला है उससे उनको कोई बोनस दे देते हो, या कोई रमज़ान पैकेज दे देते हो, या ईद पैकेज दे देते हो, या कुछ ना कुछ उनको रिवार्ड करते रहते हो, तो ये उनका गेन है। बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट सिंपल से हैं। एम्प्लॉयज़ को अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऑब्जेक्टिव और गोल्स में इन्वॉल्व करते हो तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट improves quality and increases productivity because employees take better decisions using their expert knowledge. Employees are more likely to implement the decisions they had a part in making. Areas of improvement are easily spotted or identified. Employees are better able to take immediate corrective actions. Involvement reduces labor और management friction. उनका आपस में communication gap कम होता है तो friction कम होती है. By encouraging more effective communication and cooperation, it increases morale and change is accepted easily, और इससे एम्प्लॉय की कमिटमेंट इंक्रीज करती है। तो ऑन योर बुक इज पेज 94 to 106, ये आपने रीड करना है। एनी क्वेश्चंस?
regarding this lecture. You are most welcome now. जी बच्चों के क्वेश्चंस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी चला। सर मैंने पूछना था कि अगर हम अपनी लेबर को एम्पावर करें या उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, तो ये जो फैक्टर है ये उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है। डेफिनेटली ये हमने इसमें डिस्कस भी किया है, दिस इज अ मोटिवेशन फैक्टर। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उनको उनकी बाउंड्रीज का बताना है कि किस लेवल तक वो एम्पावर्ड हैं, किस लेवल तक वो यस डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी अब ड्राफ्ट फ्रेम है, तो उसमें ड्राफ्ट चेंज करना, अगर आपका स्लाइवर के ग्रेन्स पूरे नहीं आ रहे तो उसमें ड्राफ्ट जी आप चेंज करेंगे, तो वो किस रेंज तक कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कि वेरिएशन थोड़ी सी है तो इतना सा वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन करनी है तो वो खुद नहीं करेंगे, वो अपने मैनेजर को बताएंगे तो वो करेंगे। तो एम्पावर्ड इस लेवल तक कि वो थोड़ा सा उसमें करके प्रोडक्ट को करेक्ट कर सकें, तो इससे एम्प्लॉई उसमें इंटरेस्ट फील करता है। उसके लिए ये नहीं होता कि हर छोटी सी बात के लिए उसने मैनेजर को बुला के पूछना ये कर लें या ना कर लें, या कोई पार्ट्स आपने उनको दिए हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो उस मेंटेनेंस में कितनी ग्रीसिंग करनी है, ऑयलिंग कितनी करनी है, कौन से पार्ट्स को रिपेयर करना है, कौन से नए लगाने हैं, तो इसका उनको इख्तियार दिया जाए, वो खुद से उसमें एम्पावर्ड फील करेंगे और मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन उनको बाउंड्रीज का पता होगा कि क्या चीज़ है, कि कौन सा वो चेंज कर सकते, कौन सा वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये है कि बाउंड्रीज भी डिफाइन करनी है, लेकिन उनको एम्पावर करने से वो मोटिवेटेड फील करते हैं। सो इट्स कह लें कि वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर्स, बट इट इज अ डिसीजन बाय द मैनेजर कि कहाँ तक उनको एम्पावर करना है और कहाँ पे डिसीजन खुद से लेने हैं। सर एक और चीज़ पूछनी थी जी कि सर लेबर एम्पावरमेंट और लेबर की जो काम है उसको रिकॉग्नाइज करने में दोनों तरह से लेबर एक को देखा जाए तो एम्पावर ही हो रहा है, तो इनमें फ़र्क क्या है? बेटा रिपीट करें क्वेश्चन, आपकी आवाज बीच में से हम ड्रॉप हुई यानी थी। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम कहते हैं कि हम लेबर को एम्पावर करना चाहते हैं, हम्म लेकिन कि उनको हम एक तरह से अथॉरिटी देना चाहते हैं या उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं या उनके ठीक। काम को हम अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, तो रिकॉग्नाइज भी यही चीज़ है, तो हम इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग क्यों डिफाइन करते हैं? हाँ, एम्पावर का मतलब ये होता है कि जो काम वो कर रहे हैं जी टेक्निकली उसमें वो खुद से डिसीजन ले सके। फिर ये ओके होता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, उसको हम रिकग्नाइज करें। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कोई एनुअल डिनर उन्होंने अपने रखे होते हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने साल के दौरान में अच्छे काम किए होते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, कोई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स देते हैं कि 10 साल हो गए हैं तो हम इनको अवार्ड देते हैं, तो वो उनकी रिकग्निशन है काम की, एम्पावरमेंट के वो खुद से उस काम में डिसीजन ले सकें। और रिकग्निशन ये है कि उनको जी सर अवार्ड किया जाए, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनके सामने बताया जाए इसने ये अच्छा काम किया है, तो ये उसकी ठीक है रिकग्निशन है। सर, ठीक हो गया। आई होप बाकी सबको सारी समझ आ गई होगी, बस तलहा को जल्दी समझ नहीं आती, यही क्वेश्चन करता है। जी इंशाल्लाह बाकियों को भी समझ आ गई होगी। हाँ, ठीक है यार, क्वेश्चन किया करें, ये अच्छी बात होती है, इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। ये एक जनरल सी चीज़ें हैं जिसमें आपके जहन में कोई आइडियाज़ आ सकते हैं, तो उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा खुल के सामने आते हैं। सो आई जी एनकरेज ऑल ऑफ यू के क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर, लॉजिकल क्वेश्चन ज़रूर किया करें। ठीक है बेटा, यस सर। टिल टुमारो, कल हमारा लेक्चर है। आप नया जो स्केड्यूल है, टाइम टेबल रमज़ान का शेयर हुआ होगा, उसके मुताबिक हमारी क्लास होगी, तो उसको आप देख लें, अगर नहीं है तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।